हेलो। हेलो। हाँ बच्चों, स्वागत है आपका आज पार्ट 2 में ईवीएस के। क्योंकि आप लोगों को कल बता ही चुका हूं मैं कि नवोदय की परीक्षा में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन चैप्टर जोड़ दिया गया है। इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 20 होंगे और 20 क्वेश्चन इसके होंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे, दोनों को मिला के तब नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण ये मुख्य रूप से हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये, और ये हमको करना ही होगा। बड़े अच्छे से तैयारी करनी होगी, लेकिन फिर भी इजी ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग को लगता हो कि बहुत ज्यादा टफ है, तो कुछ टफ नहीं है, सब इजी है। ठीक है, जैसे आप देखते थे सब इजी है। रीजनिंग में तो बहुत कम चैप्टर कर दिए हैं, मेरी सबसे करीब 5-6 चैप्टर कर दिए, और 5-6 चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, बड़ा इजी हो गया। लेकिन थोड़े सही से तैयारी करनी पड़ेगी, कदम रख रख के एक एक कदम सही जगह पे रखे, सही हिसाब से हो, पूरी रणनीति सही से बनी हो, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। ऐसे समझो कि हवा हवाई में सफलता मिल जाए, तो इतना आसान है नहीं। नवोदय की परीक्षा इस बार ही क्या, पिछली बार भी, हर बार भी टफ ही परीक्षा रहती है, और बच्चे ही वो क्रॉस करते हैं जो बराबर लगातार प्रयास करते रहते हैं। ठीक है बेटा, स्वागत है आज आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको ईबीएस का पार्ट 2 बता रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 कल बता दिया, आज पार्ट 2 बता रहा हूँ। पार्ट 2 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। न्यू जेएनपी ईबीएस एग्जाम पैटर्न, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 65 स्मार्ट पैनल फिट। ठीक है, 65 इंच डिस्प्ले, ओके, कट कर दो। जल चक्र की किस प्रक्रिया में जल वाष्प द्वारा जल की बूंदों में बदलकर बादलों का निर्माण किया जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा, सघन। पार्ट बी, इन सबके चैप्टर आपको कराए जाएंगे, चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अभी आप लोग इसको देख लो, इसे समझ लो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो कौन सा है, पार्ट बी, सघन। किस जानवर में सूंघने की शक्ति अत्यधिक विकसित होती है? हो जाएगी बेटा। किस जानवर में सूंघने की शक्ति अत्यधिक विकसित होती है और अपराधियों को पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा उसे प्रशिक्षण किया जाता है? तो ये तो देखो थोड़ा सोचने की बात है। बिल्ली है, घोड़ा है, कुत्ता है, बंदर है, तो इनमें से कौन सा, कुत्ता ही होगा भाई, डॉग ही तो होता है। तुम कहीं देखोगे, अगर कोई भी अगर ज्यादा बड़ा अपराध हो जाता है, तो वहां पुलिस के साथ में डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो सब प्रशिक्षण लिए हुए होते हैं, ट्रेनिंग वाले होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे नहीं होते नॉर्मल कुत्तों को लेकर पकड़ के चले गए। ठीक है, उनमें अपनी क्षमता होती है अलग तरीके से, ठीक है, अपराधी को पहचानने की। ठीक भाई, आगे देखो। कच्चे आम को तेल और नमक मिलाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आमतौर पर किस पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये अचार बनाना, तुमने देखा होगा घर पे मम्मी लोग अचार वगैरह बनाते नहीं बनाते, तो वही अचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन धूप पे सुखाया जाता है पहले इसको, नमी हटाने के लिए। मानव शरीर में भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसमें मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है भोजन पचाने के लिए ना? तो ये छोटी आंत होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत। ठीक है भैया, इसको देखो। वनों की कटाई और ढलानों पर भारी बारिश के कारण मुख्य रूप से कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? तो ये मुख्य रूप से जो प्राकृतिक आपदा आती है, देखो, जब वनों की कटाई करी जाएगी ना, तो सूखा, भूकंप, चक्रवात, अगर हम देखो तो इसको कौन से होता है, लैंडस्लाइड होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जब वनों की कटाई और ढलान पर भारी बारिश के कारण मुख्य रूप से कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? तो लैंडस्लाइड होते हैं, भूस्खलन होते हैं, पहाड़ खसने लगते हैं। ठीक है भैया, अभी बाद में अभी को बाद में। आगे देखो, चावल की खेती का चक्र पूरा होने के उपलक्ष्य में असम में कौन सा फसल उत्सव बड़े उत्साह के साथ बनाया जाता है? तो असम में जो बनाया जाता है वो बिहू होता है। ठीक है, बिहू को बनाया जाता है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, आगे दिख रहे हैं क्या है। खनिज संसाधनों और झरनों के लिए प्रसिद्ध राज्य झारखंड की राजधानी कौन सी है? जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। भैया ये सब याद करना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, अब आसान तो है, लेकिन इतना आसान समझो ये भी गलत है। मतलब हमको रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, और बराबर हम लोग को चैप्टर देने पड़ेंगे आप लोग को, जिससे कि आप लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर सकें। मैंने आप बेटा बाद में भी क्लास चल रही, बात कर देंगे। ठीक है, बैठ जाओ। मैंने आप लोग को जो सिलेबस था वो सिलेबस पुराने के हिसाब से कंप्लीट तो करा दिया है। जो मैथ्स का सिलेबस था, जो पुराने सिलेबस आ रहे थे उसके हिसाब से कंप्लीट तो करा दिया है, रिवीजन भी कराना शुरू कर दिया है।
लेकिन अब ध्यान रखना, अब रणनीति और दूसरी तरीके से होगी, चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कंपटीशन में ऐसे हिस्सा ले लिया और कंपटीशन सफल होना, दोनों में अलग अलग अंतर है। हिस्सा लेने वाले बहुत बच्चे होंगे, बहुत बच्चे जाएंगे और पेपर देके चले आएंगे, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले 80 ही बच्चे होंगे। एक जिले में सिर्फ 80 सीट होती है, तो 80 बच्चे होंगे, ठीक है। और वो 80 बच्चे पूरी रणनीति, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद गाइडेंस के अनुसार ही चलेंगे, तभी हो पाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आगे देखिए हम लोग क्या है भैया, असम जैसे भारी बारिश वाले क्षेत्रों में मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से ऊंचाई पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। देखो असम में कल हमने देखा था इसी टाइप का आया था, तो उसमें इग्लू आंसर था, इग्लू। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्लाइट हाउस, मतलब बांस का घर। देखो असम में बांस होगा तो होंगे, तो वहां पे बांस का घर बनाए जाते हैं। देखो स्लाइट हाउस, ठीक है, ये लिखे स्टील्ट हाउस, अच्छा है, स्टील्ट हाउस, ठीक है। आगे देखें, जब त्वचा सीधे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, तो मानव के शरीर में किस प्रकार का विटामिन का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है भैया, इससे ध्यान रख लेना। जब सूरज जो होते हैं सुबह सुबह जब होते हैं ना, जब उगते हैं, तो उस समय अगर खड़े हो जाओ तो विटामिन डी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, विटामिन डी का निर्माण होता है। बड़े अच्छे से ध्यान रखना। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक सीधे तौर पर किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं। तो किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये आपका वायु प्रदूषण होगा। देखो, अगर कारखानों और वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय प्रदूषण है, तो गैस के हिसाब से वो सीधे सीधे ना ही वो वाटर वाला करेंगे, ठीक है। क्लास आई नहीं रही। ठीक है, ऐसे देखो नहीं आ रही तो छोड़। ये कौन सा होगा, वायु प्रदूषण, ठीक है भैया। तो कौन सा होगा, वायु प्रदूषण। आगे देख रहे हैं हम लोग। हाँ, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, मृदा नहीं होगा, तो ये एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन। आगे देखो, कौन सी फसल मानसून के मौसम में उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटी जाती है। कौन सी फसल ऐसी है जो मानसून के मौसम में उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर के मौसम में काटी जाती है। तो ये खरीफ की फसल होगी, ठीक है। कौन सा होगा, खरीफ की फसल, ठीक है, ध्यान रख लो इसको भैया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जो मुख्य रूप से गंगा नदी प्रणाली में पाया जाता है। गंगा नदी प्रणाली में गंगा नदी डॉल्फिन होगा, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, जिसे गंगा माँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। ये अपनी यहाँ भारत में होती है, ठीक भैया। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने वाले और अपना भोजन तैयार करने के लिए वायुमंडल से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडल से किस गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने और अपना भोजन तैयार करने के लिए वायुमंडल से किस गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कपड़ा एक प्राकृतिक पौधे के रेशों से प्राप्त होता है और गर्म करने के मौसम से में पहनने के लिए अत्यधिक पसंद किया जाता है। ऊन, नायलॉन, सूती, रेशम। अब यहाँ पे ये सूती आएगा, कॉटन वाला कपड़ा, ठीक है। कौन सा कपड़ा प्राकृतिक पौधे के रेशों से तैयार होता है और गर्मी के मौसम में पहनने के लिए अत्यधिक पसंद किया जाता है। देखो, अगर गर्मी के मौसम की बात होगी तो आप ऊन तो पहनोगे नहीं, ठीक है, यहाँ से समझो। नायलॉन बहुत भैया परेशान करती है, रेशम नहीं पहन सकते, तो आप कॉटन पहनोगे ना, गर्मी में कॉटन होता है, सूती कपड़ा पहनते हैं, कॉटन कपड़ा। आगे हम देखें क्या है, आपत्ति गद्यांश प्रश्न संख्या 16 से 20 तक, ठीक है भैया। देख रहे हैं क्या है, एक पैरा दिया जाएगा आपको और उस पैरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपके हर बार गद्यांश आते हैं हिंदी वाले। अब एक इसमें से दिया जाएगा, इसके भी बेटा क्वेश्चन होंगे, जो हमारे क्वेश्चन होंगे 4-5 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे। पैरा हमको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन रखने हैं। तो पैरा पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ने क्या है,
वनों को हमारे ग्रह का हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, आगे बढ़ो भाई। पेड़ सीधे तौर पर मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन को रोकने में कैसे मदद करते हैं? ठीक है, आगे देखिए। वनों को हमारे ग्रह का हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है? ये दोबारा आ गया। पेड़ सीधे तौर पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कैसे मददगार होते हैं? ये है, ये दो क्वेश्चन है बस, मेनली वही दो क्वेश्चन होंगे। वन पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इन्हें अक्सर हमारे ग्रह के हरे फेफड़े कहा जाता है। देखो अब आ गया, वनों को हमारे ग्रह का हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वे स्वच्छ जल अवशोषित करते हैं, पहाड़ों पर रोकते हैं, वे बारिश को रोकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दे रखा है वन पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इन्हें अक्सर हमारे ग्रह के हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि पेड़ दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए दिन के समय कार्बन डाइऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बिफोर बेड, ठीक है, हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे देखें, पेड़ सीधे तौर पर मिट्टी के कटाव को रोकने में कैसे मदद करते हैं? अब ये देखो, पूरा देखो। अब और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं। क्यों? क्योंकि मजबूती से जकड़े रहती हैं। पेड़ सीधे तौर पर मिट्टी के कटाव को रोकने में कैसे मदद करते हैं? जड़ें मिट्टी मजबूती से जकड़ती हैं, जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं। ठीक है भैया, तो ये बी फॉर बैट हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतने हो गए क्वेश्चन, और जो देखो सब इजी इजी थे, कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये सब क्वेश्चन थे और मैंने ये सब क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। फिर आपको पार्ट 2 दे दिया, इसके बाद पार्ट 3 4 लेके आऊंगा, जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे लेके आऊंगा। अब इसके एक एक चैप्टर पे हम लोग काम करना शुरू कर देंगे और वो चैप्टर भी लेके आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रीजनिंग छोड़ देंगे या फिर मैथ छोड़ देंगे। मैथ के आप लोग को चैप्टर दे रखा है, आप मैथ के चैप्टर रिवीजन करना शुरू कर दो। जब तक मैं नहीं दे रहा हूँ तब तक मैथ के चैप्टर रिवीजन करना शुरू कर दो। अभी मैं बराबर यूट्यूब पे नंबर सिस्टम डाल रहा हूँ, नंबर सिस्टम देखना शुरू कर दो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो और जो मैंने चैनल बना रखा है, इसको चैनल पे तो आप लोग हो गई, कोई बात नहीं। अब आप ये सब चीजें बड़े अच्छे तरीके से देख लेना और कर लेना, प्रैक्टिस करना है इनकी बार बार। जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये नया सिलेबस जुड़ा है तो ये ज्यादा टफ नहीं है। नया सिलेबस जुड़ के मतलब बच्चे डर गए कि अरे ना अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। फार्म आ गए, फार्म भरो, फार्म भरने के बाद में जैसा भी होगा मेहनत करेंगे और आप सफल होंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।